नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो ये वीडियो का दोस्तों सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे जो 23 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसमें जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे जीएस के, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उसको हमने एक्सप्लेन किया था और रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए थे कि फ्यूचर में क्या आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो पहले वाले वीडियोस के हमने रिव्यू किए हैं उनमें जो हमने रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं वही लगभग आ रहे हैं। तो आप जो रिव्यू है वही देख के चले जाएंगे एग्जाम में, तो आप जीएस का पोर्शन अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हम जितने भी अपलोड करें वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, रायपुर इज ए कैपिटल ऑफ, जो रायपुर है वो किस स्टेट की कैपिटल है? तो ये छत्तीसगढ़ की कैपिटल दोस्तों, रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। तो इसके पहले वाले एग्जाम में एक दो दिन पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था दोस्तों, आंध्र प्रदेश की पूछा गया था। तो ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं, मतलब वैसे तो सिंपल ही हैं सभी स्टेट, जो नॉर्मली पूछे जा सकते हैं मैं बता देता हूँ, जो थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हो। अब याद रखिए, आंध्र प्रदेश दो भागों में टूट गया, एक एपी है आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना। जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती हो गई है, अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती प्रपोज की गई है। जो तेलंगाना की राजधानी है वो हैदराबाद ही रहेगी दोस्तों, ठीक है। जो तेलंगाना की राजधानी है वो हैदराबाद है। इसके बाद ये पूछा जाता था दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वो है ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अरुण ने ईटा मारा, अरुण ने खींच खींच के रोड पे ईंटें मारे, मतलब कुछ भी याद कर सकते हैं। अरुण पागल ने लोगों को रोड पर ईंटा मारा, तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, ईटा से ईटानगर। मतलब आप अपने दिमाग में एक ऐसे पर्सन की इमेजिनेशन कर सकते हैं जो थोड़ा दिमागी डिस्टर्ब है और ईंटें खींच खींच के मार रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। असम दोस्तों, असम की दिसपुर, असम की अगर बात की जाए वो कितने हैं, दिसपुर हैं। तो असम की दिसपुर हो जाएगा। और आपसे पूछ सकता है दोस्तों, गोवा की क्या है? गोवा की क्या है? पणजी है, ठीक है। कर्नाटक की पूछ सकता है दोस्तों, सब इजी है। कर्नाटका की अगर पूछे दोस्तों, ये बेंगलोर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये वो हो जाएगा। तो सबकी जो राजधानियां हैं आप अपने से ट्रिक बना लीजिए। जैसे गोवा की अगर ट्रिक बनाए, गुंडा पाजी, पंजाबी में कहते हैं ना पाजी मतलब भैया, गुंडा, गुंडा पाजी, गुंडा पाजी मतलब गुंडा मतलब गोवा हो जाएगा, पाजी मतलब पंजी हो जाएगा। तो मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप। कर्नाटक बेंगलोर को भी याद रख सकते हैं, किसी भी ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों। जैसे क्रेन ने बंगला तोड़ दिया, क्रेन ने जो है बंगला तोड़ दिया, बंगला बहुत अच्छा बना था तो क्रेन ने आके तोड़ दिया, तो आप उसकी पिक्चर अपने दिमाग में रखेंगे। तो क्रेन से कर्नाटक, बेंगलोर से वही है बेंगलोर। इसके बाद दोस्तों कुछ जो हमारे वो भी आते क्या, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो किसकी राजधानी है, तो ये पूछा गया था। तो वो राजधानी है दोस्तों अंडमान निकोबार। तो जो हम देख लेते हैं कि सबकी मतलब हमारे जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो 7 हैं। तो पहला है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। दूसरा है दोस्तों दादर एवं नगर हवेली, दादर और नगर हवेली, ठीक है, ये हो जाएगा। और तीसरा है दमन और दीव है दोस्तों, दमन और दीव है। और जो चौथा है दोस्तों वो हमारा क्या है, चौथा लक्षद्वीप है। और पांचवा क्या है, पंडिचेरी है। छठवां दिल्ली है। सातवां चंडीगढ़ है। ये सब है, चलिए लिख ही देते हैं। तो चौथा क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप। पांचवा क्या है दोस्तों, पांडिचेरी, पदुचेरी कहो या पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी। छठवां क्या है, दिल्ली। और सातवां क्या है, चंडीगढ़, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की वही है रोज, चंडीगढ़ ही है। दिल्ली की दिल्ली गई है। पांडिचेरी की वही है, मतलब पदुचेरी है। और लक्षद्वीप की दोस्तों याद रखना ये कवारती है, कवारती, या करावती भी कहीं कहीं कहते हैं, कवारती है, वैसे उसका नाम कवारती है। दमन और दीव की दोस्तों इसी से याद रख लेंगे, दमन है ये, ठीक है।
और इसकी याद रखनी पड़ेगी। अंडमान निकोबार की हमने बताया था पोर्ट ब्लेयर, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसकी याद रख लेंगे सिलवासा। ठीक है, इसकी क्या है, सिलवासा, सिलवासा याद रख लेंगे। ठीक है, और हमारे साथ सबसे पहला टास्क तो ये है कि हमें सातों जो केंद्र शासित प्रदेश है इनका नाम याद रखना है। तो पहले का क्या है दोस्तों, अंडमान निकोबार, दूसरा ये दादर और नगर हवेली, तीसरा दमन और दीव, चौथा लक्षद्वीप, पांचवा पंडिचेरी, छठवां दिल्ली और सातवां चंडीगढ़। इसको एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक की सहायता से आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो ट्रिक याद कर लीजिए दोस्तों, चलो दिल दे दो, चलो दिल दे दो आप। ठीक है, चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप। बहुत फनी है दोस्तों ये ट्रिक, तो आपको याद हो जाएगी। च से आप चंडीगढ़ याद रख लेंगे दोस्तों, इससे क्या रख लेंगे, चंडीगढ़। ल से आप लक्षद्वीप को याद रख लेंगे, और दिल से दोस्तों दिल्ली याद रख लेंगे। दे से आप दमन और दीप को याद रख लेंगे, दमन और दीप को। दो से दोस्तों दादर वो नगर हवेली याद कर लेंगे। आप से दोस्तों आप किसको याद कर लेंगे, जो बच्चा अंडमान और निकोबार को याद कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, चलो दिल दे दो आप। अब पूछा गया बच्चों, ये दोस्तों ये पूछा गया यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है, महो है। वो क्या है, महो। इसकी यूनिट जो है महो होती है, इसको सीमेंस भी कहा जाता है। इसको इसकी एक यूनिट सीमेंस भी है, या तो ये इसकी यूनिट है महो या तो सीमेंस। महो क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ओम एक होता आपने सुना होगा, ओम, जो कि रेजिस्टेंस की यूनिट है, रेजिस्टेंस की। तो जो हमारा कंडक्टेंस होता है ना, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो सिग्मा या किसी भी नाम से उसे बताइए, वो इसका उल्टा होता है, 1/r होता है। इसको जी से भी लिखते हैं। जो कंडक्टेंस होता है हमारा वो 1/r होता है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस का उल्टा देखिए क्या हो जाएगा, ओम की जो यूनिट होती, ओम का जो सिंबल होता है ये होता है, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है, उसका सिंबल ये है। तो इसका सिंबल या तो ऐसे लिखते हैं इसका सिंबल, या इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ओम इनवर्स या महो लिख देते हैं इसको। तो इसकी यूनिट या तो महो होगी या तो सीमेंस होगी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, जैसे I/V हो जाएगा, जैसे V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो R इज इक्वल टू V/I, तो G इज इक्वल टू I/V हो जाएगा ये। ठीक है, इसकी एक और यूनिट होती है एम्पियर पर वोल्ट, एम्पियर पर वोल्ट। आई मतलब एम्पियर करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, और वी क्या है, वोल्टेज है, तो एम्पियर पर वोल्ट ये हो जाएगा। और दोस्तों ये पूछा गया था कि किस पार्टी, ये CPI जो पार्टी है इंडिया में, उसकी फुल फॉर्म क्या है। उसकी फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये हो जाएगा। इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये इनका नाम यही है। ठीक है, सूर्यराम सुधाकर रेड्डी ये है। देखो ये पूछा गया था, विच डायनेस्टी मेक महाबलीपुरम। जो महाबलीपुरम वो टेम्पल है दोस्तों, ये किस डायनेस्टी ने बनवाया था। तो ये पल्लव डायनेस्टी ने बनवाया था दोस्तों ये। ठीक है, पल्लव वंश ने बनवाया था, पल्लव वंश ने बनवाया था। ये कहाँ पे है पूछा जाए दोस्तों, ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। और पल्लव वंश इज लीस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इससे। ठीक है, जो पल्लव वंश के फाउंडर है ना वो है सिंह विष्णु थे, सिंह विष्णु। इतना ही जान लीजिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। पल्लव वंश क्या है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये इनके जमाने में बना था, मतलब इस वंश में बना था महाबलीपुरम। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु। ये भी पूछ सकता है ये तमिलनाडु में कहाँ है, जो आप साउथ इंडियन जो दोस्त है वो जानते होंगे, एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, कांचीपुरम। क्या कहते हैं, कांचीपुरम। कांचीपुरम है एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है ये तमिलनाडु। तमिलनाडु याद रखिए, ये अगर ये याद कर लिए तो ये और अच्छा है। कांचीपुरम तमिलनाडु के अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कांचीपुरम में है ये। इसको दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, वहां पर साउथ इंडिया में ज्यादातर इसको बोला जाता है ममल्लापुरम। इसको जैसे ये महाबलीपुरम है ना, इसको बोला जाता है ममल्लापुरम, MAMALLAPURM। ठीक है, ममल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रणजी ट्रॉफी 2015 और 16 में, इसमें कुछ पूछा गया था कि कौन विनर थे, कौन सी टीम। तो ये मुंबई विनर थी दोस्तों। ठीक है, इसमें मुंबई ने जीता था।
ये जो इस किसके खिलाफ जीता था ये भी पूछ सकता है। सौराष्ट्र के खिलाफ जीता था। सौराष्ट्र एक टीम थी, उसके खिलाफ जीता था। तो ये जो टीम है ये गुजरात की टीम है दोस्तों, गुजरात की टीम है ये। गुजरात की टीम है सौराष्ट्र, उससे मैच हुआ था, ये जीता था। तो अब तक ये 41 बार जीत चुकी है मुंबई जो टीम है ना, अब तक ये 41 बार जीत चुकी है, जिसमें 82 बार मैच हुए हैं अब तक। ये 82वां वो था हुआ है ये। फर्स्ट क्लास जो मैच होते हैं, मतलब नेशनल लेवल पे सबसे बड़ा है ये, नेशनल लेवल पे, ठीक है। रणजी ट्रॉफी ये 82वां हुआ। इसका भी जो वो है एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी बीसीसीआई है। राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर कितने हैं दोस्तों, ये पूछा गया। राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो 12 हैं, और लोकसभा में क्वेश्चन आए तो दोस्तों लोकसभा में केवल 2 ही हैं। राज्यसभा में अभी जो 245 सीटें हैं उसमें से जो 12 सीटें हैं ना वो नॉमिनेटेड सीटें हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हैं। ये कौन कौन लाता है दोस्तों इनको? इनको नॉमिनेट वो लाते हैं प्रेसिडेंट हमारे जो हैं राष्ट्रपति, वो इनको नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और यहाँ पे केवल 2 ही नॉमिनेटेड सीटें हैं। यहाँ पे जो लोकसभा में केवल 2 ही नॉमिनेटेड सीटें हैं, जबकि यहाँ पे टोटल जो सीटें हैं 545 है। अभी जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 545, जिसमें 2 क्या है? नॉमिनेटेड है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पीकर कौन है दोनों का अभी इस समय? तो इस समय जो इसका स्पीकर है एक लेडीज है, उनका नाम है सुमित्रा महाजन। क्या नाम है दोस्तों? सुमित्रा महाजन, ये बीजेपी की हैं, सुमित्रा महाजन। और राज्यसभा का जो स्पीकर होता है ज्यादातर उन्हीं वही बैठते हैं, क्या ना वो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं हामिद अंसारी, हामिद अंसारी, ठीक है, यही बैठते हैं उस पे जाते हैं, हामिद अंसारी, तो यही स्पीकर होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखिए दोस्तों, हमने जो आपको सोलर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन आए थे बताए थे, हमने बताया था ये एक्सपेक्टेड है, ये आ सकते हैं। देखो वही सेम सेम क्वेश्चन आया है। मार्स की पोजीशन पूछा हुआ दोस्तों। अब या तो ये साइज पूछ ले, या तो प्लेस पूछ ले कहाँ पे है, तो वही बताते हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे ये पहला मरकरी है, सबसे पहले हमारा सूरज जी हैं, उसके बाद मरकरी मतलब बुध है ये, उसके बाद वीनस है, शुक्र, फिर हमारी अर्थ पृथ्वी है, उसके बाद फिर मंगल ग्रह है मार्स, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, ये सैटर्न शनि ग्रह है, उसके बाद ये यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। यूरेनस को दोस्तों कहते हैं वरुण, इसको कहते हैं अरुण। अब जब सबसे बड़ा साइज है वो इसका जुपिटर का, उसके बाद सैटर्न का, तीसरा किसका? यूरेनस का, चौथा किसका? नेपच्यून का, और पांचवें हमारे पांचवें नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है, और छठवें नंबर पे दोस्तों ये है, और सातवें नंबर पे ये है, आठवें नंबर पे क्या है? ये है। तो मार्स की अगर साइज में पूछा जाए तो ये है, अगर वैसा पोजीशन में पूछा जाए ये सूरज से चौथे नंबर पर है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने पहले बताया था ये सब क्वेश्चन, हमने बहुत, ये जो क्वेश्चन आया था, हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आया था हमने सारी डिटेल बताई थी पूरे सोलर सिस्टम की, वो आप हमारे वीडियो देख लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों जब आप हमारे वीडियो देखते हैं, एक शॉर्ट वो एक कॉपी ले लीजिए कीजिए, तो उस पर ये मेन मेन चीज़ें लिख लीजिए कीजिए। वो लिखने से फ़ायदा क्या होगा, अगर उस समय आपको नहीं भी याद हो रही कोई प्रॉब्लम, लिख लेंगे, उसके बाद जब भी कभी पढ़ेंगे ना, शुरू से पढ़ेंगे, तब आप सब मिलाने में आपको बहुत आसानी होगी। ये है। जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि हम शुरू से पढ़ेंगे तब वो सही होगा। जैसे बीच बीच में कोई आपको बताता है ना कि ये इम्पोर्टेंट है, इसके मतलब इन्फॉर्मेशन देता है, उसको इन्फॉर्मेशन को एज ए एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट कीजिए। फिर जाकर जब भी आप शुरू से पढ़ेंगे तो वो दोनों जो मैच करेंगे दोस्तों, ये कभी भूलने वाली होगी नहीं आपके, और इंटरेस्ट अलग से बन जाएगा आपका, कि आप मिलाने लग जाएंगे, अच्छा इस वंश में ये मरा था तो ये वंश स्टार्ट हो गया था, ये सब ऐसे से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ नीम, जो नीम का साइंटिफिक नेम पूछा हुआ, तो ये आजादरिचता इंडिका है। इसका साइंटिफिक नेम नीम का क्या है? आजादरिचता इंडिका। मरकरी पोजीशन फ्रॉम सन, मतलब उसकी पोजीशन पूछा जाए, पहले नंबर पे ये मरकरी, तो बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। HTML का फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म बहुत इजी है। जो वेब डिज़ाइन होती है, जो वेब डिज़ाइन की जाती है, उसमें HTML लैंग्वेज की यूज़ की जाती है। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
वो डायनेस्टी ऑफ बिम्बिसार, मतलब जो बिम्बिसार वो था उसकी डायनेस्टी पूछी गई थी, मतलब बिम्बिसार किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था। जो बिम्बिसार था वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, मतलब किस वंश से बिलोंग करता था। तो ये दोस्तों हर्यक वंश से बिलोंग करता था। हर्यक वंश से, मतलब हर्यक डायनेस्टी से ये बिलोंग करता था। तो जो ये हर्यक वंश था दोस्तों, ये मतलब बिम्बिसार को माना जाता है हर्यक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। वैसे हर्यक वंश का संस्थापक में मतभेद है कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था या तो बिम्बिसार था माना जाता है, या तो इसके पिता थे। इसके पिता जो थे उनका नाम था भूतिया, नाम था दोस्तों, ठीक है, भूतिया। भूतिया, या तो इनके पिताजी को माना जाता है या तो बिम्बिसार को माना जाता है हर्यक वंश का वो मतलब हर्यक वंश का संस्थापक, जो पहला राजा था। तो बिम्बिसार को ही ज्यादातर माना जाता है। आपकी किताबों में देखा होगा, बिम्बिसार लिखा होता है तो बिम्बिसार को माना जाता है। तो हम बिम्बिसार को, क्वेश्चन में आएगा तो आप बिम्बिसार लिखेंगे, ठीक है, कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, वो बिम्बिसार था। भूतिया का कहीं नाम ही नहीं आता, ये भूतिया जी का कहीं नाम ही नहीं आता। भूतिया जी का नाम इसीलिए है बिम्बिसार के कारण ही है। चलिए ठीक है दोस्तों, जो हर्यक वंश था ये पहला वो वंश था जिसने मगध पर राज्य किया था। मगध पर जो राज्य करने वाला पहला वंश था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, कि जो मगध वंश पे जो वंश थे, मगध राज्य मतलब ऐसे वंश जिन्होंने मगध पे राज्य किया था उनके बारे में पूछा जाता है। तो मैं बताता हूँ आज आपको। ऐसे 7 वंश थे जिन्होंने मगध पर राज्य किया है। दोस्तों पहला है ये हर्यक वंश, दूसरा था शीनाग वंश, शीनाग वंश, और तीसरा था नागवंश। तीसरा था नागवंश। तीसरा था नागवंश। और जो चौथा था हमारा वो क्या था दोस्तों, मौर्य वंश था। मौर्य वंश सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि जो अकबर था, अकबर महान सम्राट अकबर जो थे वो इसी वंश से थे, मौर्य वंश से थे, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आपको मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आया था चंद्रगुप्त मौर्य पे, उससे मैंने पूरी हिस्ट्री बताई थी, पूरे मौर्य वंश की हिस्ट्री बताई थी। वो वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये 17 या 18 किसी दिन हुआ था, आप देख सकते हैं। उस पर मैंने पूरी हिस्ट्री बताई थी। एक क्वेश्चन आया था रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने बता दिया था। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा। तो देखिए जो 5वां वो था शुग वंश था, ठीक है दोस्तों, शुग वंश था, ये शुग वंश था। उसके बाद जो 6वां था वो कण्व वंश था, कण्व वंश। एक लास्ट जो था वो सातवाहन था, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश थे। ये 7 वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करना भी जरूरी है, और याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप इसे एक ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। हसीन हसीन माशुका 7, 7 की जगह 7 लिख लेंगे हम दोस्तों, 7 या 7 लिख लीजिए। हसीन माशुका 7 बहुत इजी ट्रिक है, याद रह जाएगी। हसीन माशुका 7 बहुत फनी भी है। हसीन से आप ये ह से आप हर्यक वंश को याद कर लेंगे। हर्यक वंश जिसके संस्थापक कौन है, बिम्बिसार, जिस पे क्वेश्चन आया था। और शीन से आप ये शी से आप इसको याद कर लेंगे, शीनाग वंश से याद कर लेंगे। शीनाग वंश है तो उसके बाद शी हटा के नाग वंश आ जाएगा, उससे याद कर लेंगे तीसरा। न से याद कर लेंगे आप तीसरे को नागवंश। माँ से आप मौर्य वंश को याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और शू से आप शुंग वंश को याद कर लेंगे। का से कण्व वंश को याद कर लेंगे। 7 से सातवाहन वंश को याद कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, ये बिम्बिसार है, ये पूछा जाता। सबसे जो मगध पर ज्यादा मतलब राज्य करने वाला जो मेन था, ये मौर्य वंश था। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका नाम आता है हर्यक वंश। ये पहला ये है, पहले नंबर पे, ये दूसरा ये है, ठीक है, दूसरे पे आता है। उसके बाद दोस्तों ऐसा था ना कि मतलब चीटिंग करने लग गए थे, मौर्य वंश के बाद सब चीटर बन गए थे। जैसे
ये इसका जो वो था, इसके वो थे, क्या कहते हैं, शुग वंश के वो थे। इनका नाम था दोस्तों पुष्यमित्र समथिंग था, पुष्यमित्र, हाँ पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र शुंग था। उन्होंने क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग स्टार्टिंग में दोस्तों ना, मौर्य वंश का जो लास्ट आखिरी राजा था, मौर्य वंश का जो आखिरी राजा था, उसका ये सेनापति था। तो इसने इसके सेनापति को मार दिया, मौर्य वंश को खत्म कर दिया, तो शुंग वंश आ गया। तब जैसा इसने दूसरों के साथ किया था, इसके साथ भी ऐसा हुआ। जो शुंग वंश का जो आखिरी राजा था, उसको किसने मार दिया था, कण्व वंश का एक व्यक्ति था, जिसने कण्व वंश की स्थापना की थी। उसका नाम वासुदेव था। वासुदेव, वासुदेव भी सेनापति था किसका, शुंग वंश वंश में जो लास्ट राजा था उसका ये सेनापति था। तो इसने शुंग वंश के लास्ट राजा को मार के अपना कण्व वंश स्टार्ट कर लिया। तो वैसे ही यहाँ भी हुआ था। तो जो कण्व वंश का जो आखिरी वो था, राजा था, उसने एक सेनापति रखा था जिसका नाम सीमुक था। क्या था, सीमुक, सीमुक था। तो सीमुक ने क्या किया था, सीमुक ने भी कर्ण वंश के आखिरी राजा को मार के ये स्थापना कर ली सातवाहन वंश। उसके बाद पूरा ये मतलब यही इन्होंने राज किया था। ये सात वंश जो है ये मगध के इम्पोर्टेंट है, ये सात वंश जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब मैं आपको दोस्तों प्राचीन 3-4 दिन बाद से मैं वीडियो भी आपको डालूंगा हिस्ट्री का, जैसे प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, ये सब मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब मैं स्टार्टिंग से पूरा एकदम पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी और इंटरेस्टिंग अलग से लगेगा। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में सब रहेगा। मैं इस पे वीडियो डालूंगा, ठीक है। प्राचीन भारत पे पहले डालूंगा मैं, प्राचीन भारत पे, ठीक है, इस पे डालूंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि जो मार्स मिशन है, इंडिया का जो मार्स मिशन था, इसका नाम क्या था। उसका नाम दोस्तों था मॉम। इसका मॉम का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ये मार्स ऑर्बिटल मिशन है। क्या है, मार्स ऑर्बिटल मिशन। तो भारत दोस्तों भारत को मिलाकर ऐसे 4 देश हैं जो मार्स पर मतलब मार्स मिशन में सक्सेस हुए हैं। ऐसे 4 देश हैं जो मार्स मिशन में सक्सेस हुए हैं। तो चौथे नंबर पे हमारा भारत है, ठीक है। और भारत एशिया का ऐसा वो है, एशिया का ऐसा देश है जो पहली बार में ही बिना किसी असफलता के मार्स मिशन को सक्सेस किया है। इसने मतलब पहली बार ट्राई किया, पहली बार में हो गया। ये था एक ग्रेविटी मूवी, आपने जानते होंगे हॉलीवुड की, उसको बनाने में जितना पैसा लगा था दोस्तों, उतने ही पैसे लगे थे केवल मार्स मिशन में। तो आप देख सकते हैं हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं हमारे कैसे हैं। तो हमें इन पे गर्व होना चाहिए दोस्तों। अब तक ऐसे 4 देश हैं जिन्होंने वो क्या कहते हैं मार्स मिशन सक्सेस किया है। तो जो पहला है वो है रशिया, यूएसएसआर भी कहते हैं, सोवियत संघ। और जो दूसरा है वो नासा यूएसए है। और तीसरा है ईएसए। ईएसए का मतलब दोस्तों ये कोई देश नहीं, मतलब ये देशों का संघ है। जो यूरोपीय देश हैं उनका संघ है, उन सब ने मिल के ये किया है। ये उन सब मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये है यूरोप स्पेस एजेंसी, इसका नाम है। तो इसने सक्सेस किया है। और जो चौथा है वो भारत है। सबसे पहले रशिया ने किया था मगर ये सक्सेस नहीं हो पाया, ये असफल हो गया था। 1960 में लगभग इसने भेजा था, तो ये चला गया और उसके बाद वापस नहीं आ पाया। मतलब कहा जाए ये अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ये फेल हो गया था। फेल हो गया, उसके बाद फिर ये ट्राई करता रहा मगर फेल होता रहा, फेल होता रहा। उसके बाद यूएसए ने ट्राई किया था, नासा ने, फिर फेल हो गया था। तो नासा का फिर बाद में सक्सेस हुआ। तो सबसे पहला अगर पूछा जाए सक्सेस, तो नासा का सबसे पहले सक्सेस हुआ था। अगर ये पूछा जाए सबसे पहले किसने भेजा था, सबसे पहले रशिया ने ट्राई किया था, भेजा था। तो सक्सेस किसका हुआ था, नासा का सबसे पहले सक्सेस हुआ था। उसके बाद फिर बाद में रशिया का भी सक्सेस हो गया था। फिर उसके बाद इनका सक्सेस हुआ था ईएसए का। उसके बाद भारत का सक्सेस हुआ था। इन दोनों का फेल हो गया था दोस्तों, फर्स्ट ट्राई में इनका फेल हो गया था। मगर ये 2 देश ऐसे थे, ये देश कहाँ है, ये तो वैसा है, ये 2 वो ऐसे थे ऑर्गेनाइजेशन जिनका सक्सेस हो गया था, जिनका सक्सेस हुआ था पहली बार में। तो भारत जो है हमारे एशिया का पहला ऐसा देश है
जो मार्स मिशन में पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस हो गया था। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और पूछा जाइए कब लॉन्च किया था दोस्तों, ये 5 नवंबर को लॉन्च किया था, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था, 2013 को लॉन्च किया था 5 नवंबर को यहाँ से भेजा गया था अपने वो ऑर्बिटल में। वो जो मार्स के ऑर्बिटल में कब वो स्टेबल हो गया था दोस्तों, तो ये लगभग 8-9 महीने बाद हुआ था। इसका डेट है 24 सितंबर को हुआ था, ये 24 सितंबर 2014 को हुआ था, 24 सितंबर 2014 को हुआ था। ये मार्स के बारे में है ऐसा। तो कुछ क्वेश्चन यही सब आ सकते हैं। वर्ल्ड वार, जो पहला वर्ल्ड वार है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो 1914 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, 1940 में। अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो आप डेट भी याद रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, ठीक है। 1918 1918 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1911 तक चला था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, ये भी पूछ सकता है, पूछ सकता क्या है, पूछा गया है ये कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1939 से स्टार्ट हुआ था 1945 तक, ठीक है। हम जानते हैं 1945 में ये 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पे वो बम फेंका गया था, यूएसए ने फेंका था। तो इससे आप याद रख सकते हैं 1945 में। 1948 1945 पूछा, डेट ही पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 1 सितंबर को, 1 सितंबर 1939 है, वो 39 है ये, 1939 तभी ये 6 साल हुए ना, 1939 है, ठीक है। तो कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये पूरा 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, 2 सितंबर को खत्म हुआ था, ऐसे जैसे ये फिक्स हो ऐसे लग रहा है। तो 2 सितंबर को ये खत्म हुआ था, ठीक है, ऐसा। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंके गए थे, डेट और शायद पूछा गया था, इसी रिलेटेड था। तो 6 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा में फेंका, उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को 1945 पे नागासाकी पे फेंक दिया था, ठीक है। ये तो जापान के ये वो थे, उनमें फेंका गया। काला घोड़ा ब्लैक जो आर्ट फेस्टिवल, ये मुंबई में ज़्यादातर मनाया जाता है, ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है, ये मुंबई में मनाया जाता है। ये अभी फरवरी में मनाया जाएगा, इसलिए क्वेश्चन आ गया था ये, शायद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये छोड़ने वाले होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुंबई में मनाया गया था, मुंबई में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और ये फरवरी में मनाया जाता है। फरवरी में इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, बस फर्स्ट संडे को मना लेते हैं, फर्स्ट संडे को मिलाते हैं, ठीक है। ये पूरा 1 महीना एग्जाम चल रहा है ना, तो क्वेश्चन खत्म हो गए तो कुछ भी क्वेश्चन वो दे रहे हैं, ठीक है। तो एक संडे फरवरी, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, बाकी इजी होते हैं। एक संडे, फर्स्ट संडे को मनाया जाता है फरवरी में, ठीक है, ऐसा मुंबई में ही। इसमें मतलब जैसे कला का प्रदर्शन करते हैं, ये नाम से ही पता लग रहा है ना ये। ऐसा कौन सा इंडिया का म्यूजिक डायरेक्टर है जिसने हाईएस्ट अवार्ड, बहुत ज़्यादा अवार्ड जीते हैं, ए आर रहमान है, उसका नाम है ए आर रहमान, बहुत हम जानते हैं, बहुत फेमस है। उनका एक बहुत अच्छा वो म्यूजिक, उन्होंने वो गाया हुआ गाना या उसमें है, उनका गाना मुझे बहुत फेवरेट है। एक ये जो देश है मेरा, ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, तुझे है पुकारा, ये सब बहुत अच्छा गाना है दोस्तों, सुनिएगा एक। ये मूवी है, शाहरुख खान की मूवी है स्वदेश। देशभक्ति की फिल्में बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। चलिए पढ़ाई करते हैं। व्हाट हैपन इफ एंगल इंक्रीज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर एंगल बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ। कई लोग कहते हैं मतलब एंगल बढ़ाएंगे तो रेंज कम हो जाएगी, ये वो। देखिए ध्यान से आप समझिए पहले। सबसे पहले एंगल 0 है, तो मतलब फेंका ही नहीं हमने ऑब्जेक्ट, एंगल धीरे धीरे बढ़ाते गए तो ऐसे ये फेंका, ये ऐसे यहाँ चला गया, फिर थोड़ा एंगल बढ़ा के फेंका तो ऐसे आ गया। उसके बाद हमने एंगल 45 पे एंगल भेजा, ये कौन सा एंगल है, ये 45 एंगल पर भेजा। 45 पे भेजने पर ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया, ये रेंज ये हो गई, तो सबसे ज़्यादा रेंज है। अब एंगल और आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये रेंज और कम होती जाएगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एंगल बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सीधे चला जाएगा तो सीधा ही वापस आ जाता है। तो अगर जो एंगल है थीटा 0 से 45 डिग्री के बीच में रहेगा,
0 से 45 डिग्री तक हम जैसे 0 से 45 बढ़ा रहे हैं तो रेंज जो हमारा है वो बढ़ेगा। अगर वो 45 से और आगे हमने एंगल को बढ़ाया, 90 तक बढ़ाया, फिर रेंज हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ये होता जाएगा। ठीक, तो अगर आप देखना चाहें फिजिक्स में ये फॉर्मूला होता है, इसका रेंज का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। जी की वैल्यू कांस्टेंट है, उसने अगर क्वेश्चन में दिया गया है इसकी जो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब एंगल चेंज करें, एंगल केवल चेंज करें। यहाँ पे साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है। हम जानते हैं एंगल थीटा अगर बढ़ाते हैं साइन थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा क्या होता है, कम होता है। तो एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो इनका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 45 डिग्री से फिर हो जाता है। जैसे 0 से थीटा तक ये डोमिनेटिंग होता है, ये साइन थीटा डोमिनेटिंग होता है, मतलब ये बहुत कम होता है साइन थीटा। तो ये बहुत कम को मल्टीप्लाई करो किसी चीज़ से, वो बहुत कम ही रहेगा। तो आप कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद साइन थीटा 45 से ऊपर बढ़ता जाता है, ये कॉस थीटा कम होता जाता है, मगर ज़्यादा कम हो जाता है, फिर ये डोमिनेटिंग हो जाता है, मतलब इसका फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, इसका फैक्टर ये कम, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ये डोमिनेटिंग हो जाता है। तो बहुत कम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कम ही रहता है, इसलिए। तो आप ये याद रखेंगे 0 से 45 डिग्री के बीच में अगर एंगल है तो रेंज हमारी थीटा एंगल बढ़ाने पे रेंज बढ़ती रहेगी। मतलब अगर एंगल को मैं 0 डिग्री से 45 डिग्री तक बढ़ाता रहूं तो जो मेरी रेंज है वो बढ़ती रहेगी यार, बढ़ता रहेगा। मगर 45 डिग्री के बाद मैं अगर एंगल बढ़ाता रहूं तो रेंज मेरी कम हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें हाईएस्ट रेंज होगी, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे हमारी रेंज क्या होगी, 45 डिग्री पे हाईएस्ट रेंज होगी। जो भाला फेंकते हैं, वो जो गेम है भाला फेंकने वाला, उसमें उनको यही सिखाया जाता है कि जो भाले को अपने इस तरीके से फेंको कि वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बनाए। वो अपने हॉरिजॉन्टल से क्या बनाए, 45 डिग्री। क्यों 45 पे ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, 45 डिग्री पे ये मैक्सिमम। कैसे आप बता सकता हूँ मैं, देखिए जैसे साइन 2 थीटा है, यहाँ पे फैक्टर कौन सा है, साइन 2 थीटा फैक्टर है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 होती है, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये भी रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगी। साइन एंगल इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब एंगल क्या 90 डिग्री हो, मतलब 2 थीटा क्या हो 90 हो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45। तो इस तरीके से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट पूछा हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी रहेगा, एनर्जी शब्द आ गया तो यूनिट क्या रहेगी, जूल ही रहेगी। और एनर्जी है तो इसकी जो ये अगर पूछा जाए स्केलर की वेक्टर है तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब अदिश राशि, हिंदी में क्या है, अदिश राशि। वेक्टर मतलब सदिश होता है, वेक्टर का मतलब ऐसी राशि जिनमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, परिमाण भी हो, तो उसे सदिश कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण हो, वो दिशा ना हो, उसे अदिश कहते हैं। तो एनर्जी में परिमाण ही होता है, दिशा वैसा नहीं होती है। ठीक है, और पूछा गया एप्पल का साइंटिफिक नेम पूछा गया था, तो बहुत इजी है, ये मैलस डोमेस्टिका है इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो शिफ्ट 2 में पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 23 तारीख को। इसके बाद वाले वीडियो में आप देखेंगे शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चन आए थे वो हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप अगर हमारे नए व्यूअर हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे लाभ ही होगा। इससे जितने भी हमारे वीडियो आएंगे अच्छे अच्छे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।